अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन को हम मोशन इन टू डायमेंशन भी कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कहें हम या मोशन इन टू डायमेंशन कहें, कोई फ़र्क नहीं है। अब सवाल ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को हम मोशन इन टू डायमेंशंस क्यों कहते हैं, या फिर हम इसको 2D मोशन क्यों कहते हैं। अब ये हमने थोड़ी चीज़ डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले हम ये जानें कि मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है, मोशन इन टू डायमेंशन क्या होता है, मोशन इन थ्री डायमेंशन क्या होता है। मोशन इन वन डायमेंशन आपका तब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपका सीधा एक्स एक्सिस में जाए, या जिस तरह कोई गाड़ी रोड पे घूमती है तो मोशन इन वन डायमेंशन है, वो सीधा एक्स एक्सिस पे जा रही होती है। अ, इसी तरह अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल ऊपर जा रहा है, सिर्फ अगर वो सिर्फ वाई एक्सिस पे जा रहा है, सिर्फ सीधा ऊपर जा रहा है और नीचे उसके बाद सीधा ही नीचे गिर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे कि वो मोशन इन वन डायमेंशन है लेकिन वाई एक्सिस पर है। जो सिर्फ सीधा जा रहा है आगे की जानिब, तो वो आपका मोशन इन वन डायमेंशन लेकिन एक्स एक्सिस में। अब ऐसा मोशन जो एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, आपके पास एक होगी एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस है और दूसरी आपके पास है ये वाई एक्सिस। ऐसा मोशन जो एक्स में और वाई एक्सिस में दोनों में एक साथ आगे की तरफ मूव करे, एक्स में भी चलता जाए और वाई में भी चलता जाए, तो फिर हम ऐसे मोशन को कहते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। अब ये किस तरह, ये देखिए वाई के हिसाब से थोड़ा ऊपर गया है और एक्स के हिसाब से ये यहाँ से आगे भी गया है, और ये वाई के हिसाब से ऊपर भी गया है और एक्स के हिसाब से इतना आगे भी गया है। तो हम कहेंगे कि ये बाल जो है या ये जो मोशन है आगे भी चला जा रहा है और साथ साथ ऊपर भी जा रहा है। तो जो ऊपर जा रहा है वो वाई एक्सिस है, जो आगे जा रहा है वो एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब है कि दोनों एक्स एक्सिस में एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली वो मूव कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे मोशन इन टू डायमेंशंस। मोशन इन थ्री डायमेंशन वो होता है जो आपके पास एक्स में, वाई में और जेड में, तीन चीज़ों में जो है वो घूमे, एक्स वाई और ये आपके पास है जेड। अब ये तीन चीज़ों में किस तरह जो है वो मूव करेगा, जिस तरह हमारे एरोप्लेन्स होते हैं, वो अपने से आगे की तरफ जाते हैं एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ जाते हैं वाई एक्सिस, और नीचे से कितना दूर हैं वो आपका उनका होता है जेड एक्सिस। तो एक ही टाइम पर वो तीन डायमेंशंस में मूव कर रहा होता है, एक्स वाई और जेड। तो हमारा वो हो जाता है मोशन इन थ्री डायमेंशंस। लेकिन बहरहाल हमने यहाँ जो चीज़ डिस्कस करनी है वो डिस्कस करना है मोशन इन टू डायमेंशन को। फॉर सपोज आपके पास ये एक बाल है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव हुआ है, हम इसको अभी ले रहे हैं। तो इसके अंदर ये है कि ये वाई एक्सिस में भी जा रहा है और ये एक्स एक्सिस में भी जा रहा है। यहाँ से इतना ऊपर गया, जितना ऊपर गया वो वाई एक्सिस है, और ये जो है यहाँ तक इतना जो है वो आगे गया है। अब ये जितना आगे गया है वो एक्स एक्सिस है, ये यहाँ तक वाई एक्सिस में ऊपर गया है, और ये आगे कितना गया, आगे इतना गया, ये एक्स एक्सिस है। तो एट द सेम टाइम वो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में भी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, एट द सेम टाइम वो ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में भी ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम मोशन इन टू डायमेंशन या प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब पहली चीज़ ये कि जब भी आपका मोशन एक जगह से दूसरी जगह इस तरह मूव करेगा, तो वो ग्रेविटी के अंडर होगा। यानी कि ज़ाहिरी बात है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर होता है तो उसको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है, यहाँ भी ग्रेविटी खींच रही है, यहाँ भी ग्रेविटी खींच रही है। तो जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होता है। तो पहली चीज़ जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल का मोशन है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ होता है। तो उसके बाद हम जो दूसरी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि द प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। द प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, यहाँ तक चीज़ें हो गई। उसके बाद ये है कि अब हमने जो है वो डिस्कस करना है कि आखिर अगर ये इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के अंडर में तो है, लेकिन वो किस तरह है। अब हमने जो है वो इस चीज़ को देखना है अभी। ठीक है, द प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद हमने जो है दूसरी पॉइंट वो समझनी है, लेकिन दूसरी पॉइंट समझने से पहले, जब भी आप का ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर तक जाता है तो जो पाथ कवर कर रहा है, मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट अगर ये है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसने पाथ कवर की, इस पाथ का जो नाम है इसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन जो पाथ कवर करेगा
उस पाथ का नाम ट्रेजेक्ट्री होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से हमने फेंका और यहाँ गिरा, जो इसने पूरी पाथ कवर की, उस पूरी पाथ का नाम हो जाएगा ट्रेजेक्ट्री। और ये हो किसकी वजह से रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी अर्थ की उसको खींच रही है। तो दूसरी पॉइंट अब हमने जो डिस्कस करनी है वो ये है कि इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के बाद इसकी जो पूरी पाथ होगी वो कवर हो रही है बाय द ट्रेजेक्ट्री। तो दूसरी चीज़ हम ये लिखेंगे, दूसरी चीज़ ये है कि द पाथ कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, the path covered by the projectile motion is known as trajectory। तो दूसरी हमारी जो चीज़ है वो यहाँ तक हमारी 2 पॉइंट्स हो गई। अब इन 2 चीज़ों को हम कहते हैं कि वो आपकी शो कर रही हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। उसके बाद हम जो तीसरी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम अजम्पशंस के बेसिस के ऊपर लेते हैं कि हम जो है आखिर कौन सी इसमें से अजम्पशंस देख रहे हैं। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज कर रहे थे तो एनालाइज करते वक्त हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर देखी थी। तो एक चीज़ तो यह देखी है हमने कि मोशन कहाँ से भी कहाँ तक हो प्रोजेक्टाइल का, थ्रो आउट द ट्रेजेक्ट्री, उसकी पूरी ट्रेजेक्ट्री में, उसकी पूरी पाथ में जो मोशन का डायरेक्शन होगा, यानी कि ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा डाउनवर्ड होगा। यहाँ भी डाउनवर्ड, यहाँ भी डाउनवर्ड, यहाँ भी डाउनवर्ड। प्रोजेक्टाइल मोशन किसी भी पॉइंट पर होगा तो उसका जो ग्रेविटी की जो होगी उसकी एक्सीलरेशन, उसका हमेशा डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, क्योंकि उसको खींच रही है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो द थर्ड पॉइंट which we will discuss here, we are gonna write here this one. The value of acceleration due to gravity will be constant in the whole projectile motion, and this will be directed towards the earth or directed towards the downward। तो यहाँ तक हम जो है वो चीज़ें डिस्कस कर चुके। अब उसके बाद जो दूसरी पॉइंट है वो ये है कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान बीच में कहीं भी हवा आ गई तो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो ट्रेजेक्ट्री पाथ है वो सही नमूने से नहीं बन सकती। अगर हमने आइडियल कंडीशंस में प्रोजेक्टाइल मोशन करना है तो हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ जो इफ़ेक्ट हो एयर का वो शुड बी नेग्लिजिबल, वहाँ जो हवा हो वो ना हो। अगर हवा होगी तो हवा के होने की वजह से ये हो जाएगा कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो सही नमूने से वहाँ नहीं हो पाएगा। तो द सेकंड पॉइंट इज़ दैट द इफ़ेक्ट ऑफ एयर during the projectile motion should be negligible or zero। And the third point which we will discuss here, the projectile motion is not affected by the rotation of the earth। अब ये जो पॉइंट है इसको हमने थोड़ा इस तरीके से डिस्कस करना है कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा एक जगह से दूसरी जगह तक होता है, मिसाल के तौर पर हमारा एरोप्लेन है जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह तक गया है, एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से यहाँ तक गया। अब अर्थ भी तो साथ साथ में रोटेट हो रही है। क्या अर्थ की रोटेशन की वजह से ये प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा? प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर अर्थ की रोटेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एयर रेजिस्टेंस भी नेग्लिजिबल हो और ग्रेविटी उसकी हमेशा डाउनवर्ड होगी। तो ये जो थर्ड पॉइंट है वो बिल्कुल अहम है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर अर्थ की रोटेशन का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर अर्थ की रोटेशन का फ़र्क पड़ता तो अगर जहाज़ एक जगह से मिशन निकाल के दूसरी जगह तक जाना होता तो वो वहाँ न पहुँच सकता, क्योंकि अर्थ की रोटेशन की वजह से उसमें एक फ़र्क आ जाता। तो ये जो थर्ड पॉइंट है वो बिल्कुल अहम है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो इफ़ेक्ट है उसके रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से उसके ऊपर नहीं पड़ता। तो द थर्ड पॉइंट जो हम यहाँ लिखेंगे इसके ऊपर कि द प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ नॉट अफेक्टेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। इस हिसाब से हमारे पास जो है वो 3 पॉइंट्स और अजम्पशंस जो हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड थी वो हो चुकी।